हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज क्लास 24 में। आज हम नया चैप्टर 4 है हाउस प्रॉपर्टी, वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका हम इंट्रोडक्शन है जो इसका वो हम स्टडी करेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में कैसे। आपको मैंने बताया था पहले कि हमारे पास में 5 हेड दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो हेड था वो सैलरी था, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इसके बाद में बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन था, और फिर कैपिटल गेन था, और फिर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और इनके कंटिन्यू सेक्शन बताए गए थे कि इसके सेड में ये टैक्सेबल है। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो आपकी 22 में टैक्सेबल है। इसके बाद बिजनेस प्रोफेशन गेन आएगा, वो है आपकी 28 के अंदर, और सैलरी आपकी 15 में था ही सही। और इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वो है 56 में, और कैपिटल गेन है 45 के अंदर। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, एक नया चैप्टर है। तो हमें देखना है सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से सेक्शन में टैक्सेबल है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से सेक्शन में टैक्सेबल है। तो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन से हेड में टैक्सेबल है। तो अंडर सेक्शन 22 को, इसमें 22। और सैलरी किस में थी? सैलरी थी 15 के अंदर। और बॉस ये 5 हेड हैं, 5 ही आपको याद रखना है। सबसे हर बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक नए क्वेश्चन पे बनता है। कभी कैपिटल गेन पूछ लेगा, कभी अदर सोर्स पूछ लेगा, कभी बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन पूछ लेगा। तो अभी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसमें है? 22 के अंदर। अब देखिए, यदि कोई इनकम, इस आज के इंट्रोडक्शन में अपन यही स्टडी करेंगे कि यदि कोई इनकम है आपकी और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसे माने या नहीं माने। नाम से जैसे पता चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब ये है कि हम कोई भी हाउस है जो हमारा घर बना हुआ था उसको जब हम किराए पे देते हैं तो वहाँ से जो हमारा किराया जो मिलता है वो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। भाई हमारा हाउस था, हाउस हमने बनाया और उससे हमारी इनकम हो रही है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। नॉर्मली यही आता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको लगेगा कि ये मतलब हमारे पास रेंट ले रहे हैं फिर भी वो नहीं होगा, या फिर रेंट नहीं देते हुए भी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो उन कंडीशंस को हम जानेंगे आगे। देखिए, पहला बताया गया कंडीशन क्या है, आय मकान या मकान के साथ लगी हुई भूमि से होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये को आप खाली प्लॉट है उसको आप दे रहे हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे आपने गार्डन वगैरह बनाकर दे दिया, गार्डन है आपको वो जा रहा है तो उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्सेबल होगा। तो आपके साथ सबसे पहले मकान होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को आपने दिया है, जिसके साथ में आपने दिया है, भले उसके साथ में एक बहुत बड़ा ग्राउंड आपने दे दिया हो, लेकिन कम से कम एक मकान वहाँ बना हुआ था। उस जो जिस जमीन को आपने दिया उससे एक मकान बना था, उस मकान को देने से आपकी इनकम हो रही है। केवल आप ग्राउंड दे रहे हो तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। आपने ग्राउंड दिया और ग्राउंड के साथ लगा हुआ जो मकान था वो आपने दे दिया, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। सेम वैसा ही जैसे एग्रीकल्चर भूमि के अंदर बताया गया था कि कृषि कार्य में लगी भूमि होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये मकान सीधे आप तो मकान तो वहाँ होना चाहिए, उस लैंड पर एक मकान होना चाहिए, चाहे दूर हो पास हो लगा हुआ मकान होना चाहिए। सेकंड बताया गया थी करदाता। तो पहला हो गया क्या हो, आपके पास में मकान हो, वहाँ पर एक हाउस बना हुआ हो उस लैंड के ऊपर जिसका हम किराया मिला है, केवल खाली लैंड का यदि कोई किराया मिला है तो यहाँ टैक्स होगा। दूसरा बताया गया है कि करदाता जो एसएससी हो, उसका स्वामी हो, ओनर हो। उसका ओनर कौन हो? उसका ओनर एसएससी खुद हो। मतलब आप ये नहीं है कि मान लीजिए उसका ओनर नहीं है तो फिर वो रेंट या इनकम नहीं मानेंगे, उसे रेंटल इनकम नहीं मानेंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए कि मेरे पास मेरे नाम से मकान था, वो मैंने मिस्टर ए को दे दिया, ठीक है। अब ओनर कौन है? ओनर तो मैं हूँ, मैं मतलब वेमलेश, मैं ओनर हूँ और मैंने दे दिया ए को दे दिया। ए ने क्या करा, इसने भी किसी और को बी को दे दिया, वो सब लेटिंग कर दिया इसने भी किसी को सब लीज पे दे दिया, इसने भी किसी और को किराए पे दे दिया। तो देखो, ए को जो पैसा बी से मिल रहा है यहाँ पर इसको उप किराएदार से, जो सब किराया सब टेनेंट जो मिल रहा है इसको, वो पैसा इस हेड में टैक्सेबल नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ए इस बिल्डिंग का मालिक नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग का मालिक तो कौन था? मैं था। मेरी बिल्डिंग में किसी को भी किराए पे देता हूँ, उससे जो पैसा मिलता है वो सब इसी हेड में टैक्सेबल है। लेकिन वो फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जो मीडिएटर हो रहा है या फिर उसने मुझसे ले लिया और वो किसी और को दे रहा है किराए पर, तो क्योंकि वो मालिक नहीं है, वो ओनर नहीं है, इसका ओनर नहीं होने के कारण वो जो इनकम जो मिलेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। इसमें लिख भी दिया है जैसे सबलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर होती है। सबलेटिंग से मतलब किराएदार से किराएदार को दे देना। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पैसे में नहीं करे। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो मकान है जो आपने दिया हुआ है वो आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन उसका यूज़ कर रहे हो। तो फिर यदि आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज़ कर रहे हो, उससे खुद के ही बिजनेस प्रोफेशन में, तो कोई खुद को किराया दिया हुआ है, इनकम टैक्स में से कोई प्रोविजन नहीं है कि हम खुद को किराया देता हूँ माने। कैसे समझिए कि मेरे मकान के अंदर मैं बिजनेस करता हूँ कपड़ों का और मैंने वहीं पर शोरूम खोल रखा है, और मैं मान लेता हूँ कि यदि मान लीजिए कि मैं इस शोरूम को बाहर दूसरी कहीं जगह में लेता या इस बिल्डिंग को कहीं और किराया देता, तो वहाँ 10,000 पर मंथ किराया था। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे को यहाँ 10,000 रुपये मेरे ही बिजनेस से किराया मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस जो कपड़ों का व्यापार है वो भी मेरा ही है, बिल्डिंग भी मेरी है। तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता कि 10,000 मेरे बिजनेस में निकल कर किराया दिया जा रहा है, मेरा बिजनेस है वो मेरे को किराया दे रहा है। किसको दे रहा है? मेरे को खुद को दे रहा है, जब बिजनेस मेरा खुद का ही है। तो इस तरह की चीज़ हमारे पास अलाउ नहीं है, इस तरह का एक्सपेंस में अलाउ नहीं है। ना तो हम इसे रेंट की इनकम मानेंगे, ध्यान से सुनना।
भाई जब आपको ये क्या हो रहा है कि 10,000 रुपये मैंने अनुमानित किराया मान लिया, एक नोशनल किराया मान लिया है, यहाँ पर रेंट मान लिया गया है मेरे द्वारा कि इस बिजनेस प्रोफेशन से मेरे को 10,000 रुपये किराया मिलना, मैं मान कर चल रहा हूँ कि मैं 10,000 रुपये किराया देता हूँ जिस बिज़नेस को मैंने अपने ही मकान में स्टार्ट कर रखा है। अब अपने ही मकान में मेरा ही बिजनेस है, तो मैं उसमें से क्या करा, मेरे बिजनेस जो भी लाभ हुआ मंथ के एंड में मैंने 10,000 रुपये मेरे पास में वापस निकाल के रख लिए, भाई ये तो मेरा किराया हो गया। तो देखिए यहाँ चीज़ देखिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ साफ बोलता है कि इस तरह किराया आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह किराया आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। 10,000 में लेकर जा रहा था अलग से निकाल कर, वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी तरह का ये भी नहीं अलाउ होगा कि जिस जहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहे हो, जहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, तो उस प्रोफेशन आपको पता है खर्चे होते हैं, तो खर्चों को हम अलाउ करते हैं, एक्सपेंस में माइनस करते हैं, तो वहाँ भी 10,000 रुपये आपको अलाउ नहीं हुए, क्योंकि आप स्वयं को ही किराया नहीं दे सकते, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपेंस के रूप में भी अलाउ नहीं होंगे और इनकम के रूप में भी अलाउ नहीं होंगे। तो कोई व्यक्ति खुद के ही मकान में बिजनेस पर्पज कर रहा है, तो वहाँ से आपको किराया की इनकम नहीं जनरेट कर सकता है, ना ही उसे एक्सपेंस के रूप में दिखा सकता है बिजनेस के पर्पज से। अब यहाँ पर देखना की बात ये कि अब कभी कभी क्या होता है कि इफ़ बिजनेस इनकम इज नॉट टैक्सेबल देन रिसीवेबल अमाउंट हाउस इज ए टैक्सेबल, ये एक अलग से कंडीशन बताई गई है। लेकिन ठीक है, ये क्या कंडीशन बताई गई है कि मान लीजिए आप इस तरह का व्यापार कर रहे हैं, इस तरह के बिजनेस में आप लगे हो जहाँ की इनकम आपके लिए टैक्सेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप है ना एग्रीकल्चर संबंधित जो वर्क है उसमें लगे हुए हो और वहाँ पर गवर्नमेंट आपको छूट दे रही है कि आप इसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कोई आपने अपना घर वगैरह कोई ऐसा चीज़ आप एनजीओ चला रहे हो जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगता है, तो जब वहाँ टैक्स नहीं लगता तब उस केस के अंदर हमारे पास में जो रिसीवेबल अमाउंट होगी, जो भी हमें मान लेंगे मार्केट के हमें जो भी रिसीवेबल इस अमाउंट से जो भी मिलता, वो अमाउंट हमारे लिए हाउस की वो टैक्सेबल हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन कब, जब उस बिज़नेस से आपको टैक्स नहीं जनरेट होता हो, ऐसा तभी करना है आपको। नॉर्मली सभी बिजनेस से ना टैक्सेबल होते हैं, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, सारे बिजनेस टैक्सेबल हैं, तो वहाँ से हम जो काल्पनिक जो नोशनल जो किराया वो नहीं दिखा सकते हैं, ना ही उसे अपन इनकम मान सकते हैं, ना ही उसे खर्चे में दिखा सकते हैं वहाँ पर बिजनेस में। लेकिन यदि वो बिजनेस इनकम नॉट टैक्सेबल है, यदि आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो इनकम की इनकम नॉट टैक्सेबल है, तो उस केस के अंदर रिसीवेबल अमाउंट जो भी मतलब हम मार्केट वैल्यू में काउंट कर लेंगे, वो हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी। अब बिजनेस यूज में क्या क्या आता है, बिजनेस यूज में देखिए, आप बिजनेस में क्या आप खुद का उसमें व्यापार चला रहे हो, वो तो आता ही है। उसके साथ साथ में आता है, मान लीजिए आपके कर्मचारी हैं, आपके बहुत बड़े फैक्ट्री वहाँ लगे, उसके कर्मचारी वो रहने के लिए आपके घर में रहते हैं, तो वो भी बिजनेस यूज ही माना जाएगा, क्योंकि कर्मचारी आप वहाँ रख रहे हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो आप इसलिए तो नहीं रख रहे हो, तो वो भी आपका बिजनेस यूज ही माना जाएगा। या फिर आपने क्या करा, अपने बिजनेस को ऐसे मतलब आपने इस ऑफिसेस को किराए पे दिया हुआ है, जैसे बैंक हुए, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन हुआ, कस्टम पीस ऑफिस हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑफिस है, इंडस्ट्री ऑफिस हुए, एसोसिएशन हुआ, उनको आपने किराए पे इसलिए दिया था, वो बिल्डिंग आपने अपनी बिल्डिंग इसलिए किराए पे दी ताकि आपका खुद का बिजनेस भी व्यापार फल जाए, फूल जाए, बढ़ जाए बढ़िया आराम से। जैसे कि आप मान लीजिए कि जेडीए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो उसका वो आपको खुद का बिजनेस भी क्या है, मतलब आप एक एडवोकेट टाइप के हो और आपका जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना वो वर्क होता है, और आपने ना जेडीओ को ही अपने वहाँ पर ऑफिस डालने की अनुमति दी कि आप मेरे यहाँ पर ऑफिस डाल लीजिए। तो अब आपका क्या है, जब वो प्लॉट वगैरह आपको खुद का बेचने का काम है, तो वहीं पर वो प्लॉट वगैरह वहाँ भी बिक रहे हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा कि आपके लिए वो बिजनेस पर्पज़ के अंदर ही माने जाएंगे, मतलब वो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए माने जाएंगे। तो मतलब जरूर नहीं कि आप डायरेक्ट बिजनेस कर ही रहे हो अपने मकान के, डायरेक्ट बिजनेस करके आपके कर्मचारी वहाँ रुक रहे हैं तो भी आपके बिजनेस माने जाएंगे। या फिर ऐसा कोई ऑफिस वहाँ खुला हुआ है जो आपकी बिजनेस के लिए सहायक है, आपके बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, आपको उसको बढ़ा रहा है आपके बिजनेस को, तो इस तरह का ऑफिस यदि आप वहाँ डला हुआ है जिससे कि आप बैंकिंग लेन देन करते हो, पोस्ट ऑफिस लेन देन करते हो, पुलिस स्टेशन हुआ, कस्टम पीस ऑफिस हुआ, तो फिर आपका वो भी आपका बिजनेस यूज में ही माना जाएगा। अब आता है एक नया टॉपिक, तो हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास यहाँ 3 ही टॉपिक हमने मेनली पढ़े थे, एक बार वापस रिवाइज करता हूँ कि हमारे पास मकान से भूमि जो है हमारी जो लैंड है वो मकान से लगी, वहाँ पर एक हाउस होना चाहिए। दूसरा है वो उसका एसएससी है जो करता था वो खुद उसका मालिक होना चाहिए। तीसरा है कि मकान का बिजनेस और प्रोफेशनल यूज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई है तो आप ये मानेंगे कि हमारी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उससे हम टैक्सेबल मान लेंगे। थोड़ा जो था बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जब लगा हुआ था तो उसके अंदर 2-3 रूल्स है, तो हमने आगे स्टडी कर ली उनकी। इसके बाद में हम देखते हैं आगे, मकान का माना गया स्वामी मानी गई आय। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर आप मान लीजिए कि मकान का स्वामी आप नहीं होते भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति मकान का स्वामी मान लिया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका माइनर चाइल्ड है, ठीक है, अब माइनर चाइल्ड है 8 साल का 10 साल का बच्चा, आपने उसके नाम से मकान ले रखा है। अब माइनर चाइल्ड के ऊपर तो सरकार टैक्स ले नहीं सकती, तो उस केस के अंदर आपको जो आप उसके जो गार्जियन हैं, जो उसके माता पिता हैं, उन्हीं को ये मान लिया जाएगा कि वही भगवान उसी के मालिक है, हाउस के मालिक है। जबकि मकान किसके नाम है, बच्चे के नाम है। हाँ, एक बच्चे के नाम हाउस हो सकता है,
ये कोई जरूरी नहीं कि सर 18 साल से ज़्यादा बड़ा होगा तो ये हम क्या हम हाउस हमारे नाम से खरीद सकते हैं, नहीं, प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम से भी खरीदी जा सकती है। तो इसके अंदर देखिए कुछ कुछ ये बताया गया है कि जीवन साथी को मकान का हस्तांतरण करना, यदि मान लीजिए आपने कोई हाउस था वो आपने था और वो अपने लाइफ पार्टनर सपोज को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को या फिर वाइफ ने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसा ट्रांसफ़र यदि बिना पर्याप्त प्रतिफल के बिना पर्याप्त प्रतिफल का मतलब जो कंसिडरेशन जो अमाउंट है वो आपको कम मिली है, या फिर आपने कंसिडरेशन अमाउंट ली नहीं है, मतलब जैसे मार्केट वाले 25 लाख और आपने लिए हैं केवल 15 लाख लिए हैं या 20 लाख लिए हैं, मार्केट वाले से हमने कम अमाउंट पे लिए हैं, तो इस केस के अंदर ये माना जाएगा कि आप है ना केवल कागजों में ही ट्रांसफ़र करें, वो मकान आपके पास में ही, कि दोनों को एक ही मतलब कि एक ही परिवार के पास में आज भी हो। तो इस तरह से बिना मतलब कुल मिलाकर आपको जो वर्ड पे जो जहाँ ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात ये है कि बिना पर्याप्त प्रतिफल के, विदाउट सफिशिएंट कंसिडरेशन, इफ़ हाउस ट्रांसफ़र टू सपोज देन इट डीम्ड टू ओनरशिप, ये मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड ओनरशिप है उसका, वही इसका मकान स्वामी ही जिसने हस्तांतरण किया है, जो हस्तांतरण करता है ना, जो ट्रांसफर है, ठीक है, जिसने ट्रांसफ़र किया है मकान ट्रांसफ़र है वही उसका ऑनर माना जाएगा, जिसने भी ट्रांसफ़र किया है। सेकंड है इसमें बिना अलग रहने के समझौते के मकान का हस्तांतरण। कभी कभी क्या होता है कि वैवाहिक स्थितियों में बड़ी परिवर्तन आ सकते हैं, कभी कोई कोर्ट केस चल रहा हो दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स को लेकर और उनके पास में अलग रहने का भी तो समझौता नहीं हुआ है, ठीक है, अलग रहने का समझौता नहीं हुआ है और फिर भी वो हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये माना जाएगा कि ऐसा ट्रांसफ़र मतलब इनवैलिड है, वो उसी का है जिसने ट्रांसफ़र किया है। जैसे हस्बैंड ट्रांसफ़र करा वाइफ को तो हस्बैंड का ही माना जाएगा, वाइफ ट्रांसफ़र कर रही है तो वाइफ का ही माना जाएगा अभी तक भी। हाँ, लेकिन जब कोर्ट से यदि ऐसा आदेश हो जाता है कि अब उनको जीवन भर अलग अलग ही रहना है, ये डिसाइड हो जाता है कि जीवन भर अलग अलग ही रहना है, तो फिर जीवन भर अलग रहना है तो वो फिर तो वो एक यूनिट मान ही नहीं सकते उन्हें, तब तो वो एक परिवार रहा ही नहीं, फिर तो परिवार टूट गया परिवार। इस केस के अंदर जब ट्रांसफ़र कर दिया गया तो जो प्राप्त करने वाला मकान है वही मालिक माना जाएगा। एक बार आपको ये समझ नहीं आता है तो आप वापस रिवाइज कर सकते हैं मेरे वीडियो को, आप समझिए। पहला तो क्या था कि आपने बिना प्रतिफल के, बिना मतलब सफिशिएंट अमाउंट नहीं थी आपकी कंसिडरेशन की, इसके लिए आपने हाउस ट्रांसफ़र किया, तो जो ट्रांसफ़र करने वाला है उसी का माना जाएगा। और दूसरे में क्या था, आप अलग नहीं हुए अभी तक, कोर्ट के थ्रू अलग नहीं हुए, हस्बैंड वाइफ कोर्ट के थ्रू अलग नहीं हुए और फिर भी आपने हाउस ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे को, तो फिर आपको ये माना जाएगा कि अभी तक भी वही जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो उसी का ही है मकान जिसने ट्रांसफ़र किया है, लेने वाले का नहीं बल्कि देने वाले का ही है। लेकिन जब कोर्ट से ऑर्डर हो गए कि अब आपको जीवन भर अलग ही रहना है, तब तो फिर परिवार एक रहा ही नहीं, तब तो अलग अलग परिवार हो गया, अलग अलग वे कैंडिडेट्स हो गए, तब तो फिर आप ये मानेंगे जो उसका जो लेने वाला है उसी का मकान माना जाएगा फिर उस केस में। आगे बताया गया कि अवयस्क पुत्र पुत्री के हस्तांतरण को, मतलब अवयस्क मतलब माइनर, जो आपका हाउस आपने ट्रांसफर कर दिया, माइनर सन और डॉटर, माइनर जो बच्चे हैं उनको आपने ट्रांसफ़र कर दिया है, अवयस्क हैं वो आपके, उनको यदि आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र करने वाले का ही माना जाएगा। किसका माना जाएगा, जो ट्रांसफ़र हस्तांतरण करता है ना, जो ट्रांसफ़र है, जो देने वाला है उसी का हाउस माना जाएगा। परंतु इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अवयस्क वैवाहिक पुत्री हो, मतलब माइनर तो है लेकिन उसकी हमने शादी कर दी है, ठीक है, और शादी करने के बाद में वो किसी और परिवार का पार्ट बन जाती है, वैसे हमारा राशन कार्ड से नाम कट जाता है और वो किसी और के राशन कार्ड में जुड़ जाती है, ठीक है, तो वो कहीं और जुड़ चुकी है। इस केस के अंदर ट्रांसफ़र करने पर माइनर डॉटर का ही माना जाएगा। मतलब इस केस में क्या है, होने में तो माइनर है, अवयस्क है होने में तो वो, लेकिन फिर भी उसी का मान लिया जाएगा, जो माइनर चाइल्ड है ना, जो माइनर डॉटर है उसी का मान लिया जाएगा, क्योंकि अब आपको वो आपका परिवार का अंग नहीं रही, क्योंकि उसकी आपने शादी कर दी है और वो किसी और परिवार के साथ जुड़ चुकी है। तो इस केस के अंदर आप मानेंगे कि आपने अपने परिवार से निकल कर दूसरे परिवार में जा रही है संपत्ति। मतलब मेन मोटिव क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि अपने ही परिवार के अंदर संपत्ति है या फिर किसी और चल गई है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ को दे रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही परिवार है, हम अपने बच्चों के नाम माइनर चाइल्ड के नाम ले रहे हैं तो हम एक ही परिवार है। लेकिन अवयस्क पुत्री है, माइनर चाइल्ड जो 18 साल से कम की लड़की है, उसकी शादी हो गई है, उसको हमने गिफ्ट कर दिया है कोई मकान, तो उसी का माना जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये तो 18 से कम तो शादी हो ही नहीं सकती है, अनलीगली तो हो सकती है, उसका अलग प्रोविज़न है वहाँ पर, यदि वो विरोध करना चाहें तो उसके लिए सज़ा वगैरह हो सकती है, वो हमारे इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है। हमें केवल इतना सोचना है कि माइनर है या माइनर नहीं है, ठीक है, शादी नहीं हो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, वह नहीं हो, वो अलग क्रिमिनल केस हो, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट अलग एक्ट है और पुलिस क्रिमिनल केस एक अलग चीज़ है। अविभाज्य संपत्ति, इम्पार्टेबल एसेट स्टेट, देखिए तो संपत्ति का धारक ही मकान का ओनर होल्डर माना जाता है। तो अविभाज्य संपत्ति बताऊँ मैं कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा कि हाउस जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, हिंदू अविभाज्य संपत्ति। भाई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या डिवाइडेशन नहीं हुआ है, तो संपत्ति क्या है, मतलब का भी बंटवारा नहीं हुआ है।
तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति परिवार का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या सीनियर हो या छोटा व्यक्ति, जो भी उसको होल्ड कर रहा है, जो भी उसको बताता है कि ये मेरे पास में, मेरे पोजीशन में और मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, जो भी उसका होल्डर है, जो भी उसका मकान, वो होल्डर ही उसका ओनर माना जाएगा एचओ के केस के अंदर। करता नहीं माना जाएगा। करता तो वो था जो सबसे सीनियर आदमी था, जो करता है, जो सारा संचालन कर रहा है, वो नहीं माना जाएगा, बल्कि जो एसेट्स का पर्टिकुलर जो होल्डर करा है वो माना जाएगा। अधिकतर कर्ता के पास में रहती है, वो एक अलग बात है, लेकिन मान लो किसी छोटे बच्चे के पास में प्रॉपर्टी है, किसी और पास में भी, तो वो माना जाएगा जिसके पास में, चाहे भले ही उम्र में छोटा हो, लेकिन उसी की मानी जाएगी प्रॉपर्टी। हाँ, 18 से यदि कम का है तो फिर उसके मम्मी पापा माने जाएंगे। जब किसी मकान को 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे पे प्राप्त किया जाए, तो देखिए इसके अंदर आपको क्या है, लीज जो लेने वाला व्यक्ति है वो आपका ओनर माना जाएगा। ठीक है, लीज जो लेने, जैसे 12 वर्ष के हम यहाँ पर किराए पे नहीं दे रहे हो, हम क्या लीज पे ले रहे हो। 12 वर्ष या इससे अधिक के लिए आपने यदि लीज किसी को दे दी है, तो जो लेने वाला व्यक्ति है वही ओनर मान लिया जाएगा। आपने ये मान लिया जाएगा भाई इतनी लंबी लीज कर दी, एक तरह सामने से सेल ही कर दिया है मकान को, तो कितना टाइम दे रहेगा, 12 साल। तो मकान का स्वामी कौन, ओनर कौन मानेगा, देने वाला नहीं, अब कौन माना जाएगा, लेने वाला माना जाएगा। जो ट्रांसफरी है, जो लेने वाला है, वो उसका ओनर माना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आती है, 12 वर्ष की बात ऐसे होती है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि अभी उसने ना 7 साल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, और बाद में फ्यूचर उसने प्रोविजन बना रखा है कि हम आगे 7 साल और ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14। तो इस केस के अंदर उन्होंने पहले से प्रोविजन ले लिया कि वो आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो इस केस को भी हम ये माने चलेंगे कि ये 12 वर्ष से अधिक के लिए ही हुआ है। जैसे प्रारंभ बटा कुछ वर्षों तक का पुनर्वर्धी कर ली जाए और कुल अवधि 12 वर्ष से अधिक हो जाए, तो हम ये मान लेंगे कि लेने वाला ही क्या माना जाएगा, वही वापस लेने वाला ही क्या माना जाएगा, लीजी माना जाएगा, वही आपका टेनेंट माना जाएगा, वही इसका मालिक माना जाएगा। ठीक है, वो इसका मालिक माना जाएगा। सॉरी, यहाँ ओनर की बात हो रही है, मालिक माना जाएगा, टेनेंट की नहीं, मालिक की बात कर रही है। तो मालिक कौन माना जाएगा, जो लेने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसने 12 साल से अधिक अवधि के लिए ले लिया है। लेकिन मान लीजिए कोई अनुबंध इस प्रकार से, कोई कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार से होता कि आपने जब उसे बढ़ाया, जैसे मान लीजिए आप 7 साल का था, फिर आपने बढ़ाया 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, 11 साल, धीरे धीरे एक साल बढ़ाया। तो बढ़ाया तो आपने मासिक आधार पर बढ़ाया, किस आधार पर बढ़ाया, मासिक आधार पर, हर महीने आप डे टू डे बढ़ाते जा रहे हो। तो इस केस के अंदर हम ये नियम हमारा लागू नहीं होगा, उसे हम 12 वर्ष में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से सुविधा, पहले से हमने प्रोविजन नहीं कर रखा था, वो तो हमें सूटेबल अच्छा लगा था, हम एक महीने बढ़ाए जा रहे थे। तो इस केस के अंदर जो देने वाला व्यक्ति है वही मकान का ओनर माना जाएगा, लेने वाला नहीं माना जाएगा। लेने वाला कब माना जाएगा, जब लीज के केस में 12 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वो लेवे, चाहे वो एक साथ लेवे, चाहे वो टुकड़ों के अंदर लेवे। लेकिन यदि मासिक आधार बार बार अभिवृद्धि कर रहे हो, बार बार आप चेंज कर रहे हो, उसे एक महीने बढ़ा रहे हो, तो फिर हम नहीं मानेंगे उसे। ऋण के मकान को गिरवी रखना, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें, तो आपको 2 बार 3 बार वीडियो रिवर्स करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल है, वो मैं कल सोल्व कराऊंगा। जब आप इसे आज पढ़ेंगे और कल उसको सोल्व करेंगे, तो आपको लगेगा कि हमें कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनेंगे, जरूरी कोई चीज़ आपको हर बार उसी समय समझ में आ जाए। ये इनकम टैक्स की खासियत है कि हर टॉपिक आपको उसी क्षण समझ में आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको मन में विश्वास दिलाना होगा कि मुझे समझ में आ रहा है और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब हम उसके ऊपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तब हमें वो चीज़ अपने आप समझ में आती है, तब आप डिफरेंस समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। अब ऋण के मकान को गिरवी रखना, तो देखिए आपने लोन लिया, लोन के लिए आपने मकान गिरवी रख दिया, तो इस केस के अंदर लोन गिरवी रख गया, चाहे जैसे मैंने मेरे मकान को बनाने के लिए किसी और कारण से मैंने मकान को बैंक के पास गिरवी रख दिया है, लेकिन मैं ही उसका ओनर माना जाऊँगा, अभी तक भी मालिक मैं ही माना जाऊँगा, क्योंकि उसका फिजिकली पोजीशन मेरे पास में ही, मैं ही उसको किराए पे दे सकता हूँ, ना कि बैंक वाले किराए पे दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी ओनर कौन माना जाएगा, मैं ही माना जाऊँगा ओनर, मतलब जो देने वाला व्यक्ति वही माना जाएगा। जिसने लोन लिया है, तो लोन ले भी मैं ही रहा हूँ, लोन लेने वाला व्यक्ति कौन है, मैं ही तो हूँ, जो मकान को गिरवी रखवा रहा हूँ, तो मैं ही ओनर माना जाऊँगा। विवादग्रस्त मकान, डिस्प्यूटेड हाउस है, यदि मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड हाउस है, तो इस केस के अंदर जो भी रेंट रिसीव करने वाला व्यक्ति है वही आपका ओनर माना जाएगा। डिस्प्यूटेड हाउस मतलब ये कि जैसे 2 भाइयों में लड़ाई चल रही है, 2 कंपनियों में लड़ाई चल रही है, वो बोल रहे हैं कि ये मकान तो मेरा, वो बोल रहा है मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो अभी इस बीच में किराएदार जिस व्यक्ति को किराया दे रहा है वही व्यक्ति उसका ओनर माना जाएगा, इस अपने इनकम टैक्स के पर्पज़ से। अब हमारे पास में ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारे पास में, कि हमारे डीम्ड लेड आउट हम कब मान लेंगे, डीम्ड ओनर कब मानेंगे, और डीम्ड रेंट कब मान लेंगे। अब देखिए, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति कर योग्य आय, तो ये हमें देखने की मकान संपत्ति से हमारे पास में यहाँ पर 2 पॉइंट बताए गए, इनको हमें समझना है कि विदेश में स्थित मकान से आय भी आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। ध्यान से समझना, एक टॉपिक आया था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए ये बताया गया था कि यदि भारत में आपके पास भूमि है, भारत के अंदर कृषि भूमि है, तो उसकी जो इनकम है वो आपके लिए कृषि आय मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, कोई भी कृषि भूमि यदि भारत के बाहर कहीं फॉरेन में स्थित थी,
तो वो एग्जाम्प्ट नहीं मानी गई थी, वो हमारे लिए फुल्ली टैक्सेबल थी। याद आया? ये स्टार्टिंग के पहले हमारे जो सेकंड थर्ड चैप्टर्स में हो चुका है ये टॉपिक डिस्कस हमारे पास में, कि यदि फॉरेन के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड भी है तो वहाँ टैक्सेबल होगी और इंडिया के अंदर वो एग्जाम्प्ट होगी, उससे हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे नहीं एक तरीके से। अब देखिए, लेकिन इसके बारे में बोला गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, यदि आपके पास फॉरेन में भी घर है, विदेश में भी यदि कोई घर है, तो उसको आप इसी हेड में टैक्सेबल मानेंगे, इसी हेड के अंदर तो टैक्सेबल होगा वो। मकान से प्राप्त मिश्रित किराया। देखो मिश्रित किराया, मिक्स रेंट क्या होता है ये समझने की बात है हमारे पास में। मिक्स रेंट क्या होता है, आपके पास में क्या होता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम मकान तो हमारे किराए पे देते ही देते हैं, साथ में कुछ अलग फैसिलिटीज़ और देते हैं। अब फैसिलिटीज़ देखो इस तरह की फैसिलिटीज़ हो सकती है जिनको हम अलग से वैल्यूएट कर सकते हैं, और एक इस तरीके से हो सकती है कि अलग किया जाना संभव ही नहीं हो। अब देखिए, आप पहला हेडिंग इसके अंदर ये मकान लगाएंगे, यदि जब मान लीजिए कोई जो किराया और सुविधा है वो अलग अलग थे हो पहले से ही। जैसे आप मान लीजिए कि मैंने एक हाउस मकान किराए पे दिया और मैंने बोला कि मैं आपको विथ फर्नीचर दूंगा। फर्नीचर मेरा बेड भी था, वहाँ सोफा भी रखा हुआ था, टीवी भी, अप्लायंस बहुत सारे थे। तो मैंने बोल दिया कि मेरा जो बिल्डिंग का जो महीने का रेंट है वो 10,000 है, प्लस 5,000 मेरे फर्नीचर का किराया होगा। तो 10,000 रुपये तो मेरा यहाँ पर काय में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो फैसिलिटी 5,000 रुपये की वेस्ट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। वापस समझ लेना कि मेरे पास में 10,000 रुपये का तो मैंने फ्लैट हमारा किराए पे दे दिया, प्लस मैंने 5,000 महीने के अंदर एक्स्ट्रा वो ले रहा हूँ मैं उससे, कि मेरे पास में से फर्नीचर वगैरह, टीवी इक्विपमेंट्स वगैरह दे रहा हूँ। तो 5,000 रुपये तेरे फैसिलिटी में टैक्सेबल होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होंगे ये। और जो 10,000 रुपये जो मेरा किराया आ रहा है वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो इस तरह से हमारा टैक्सेबल हो गया। ये आप कब कब कर सकते हो, जब या तो पहले से अलग लगते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा बेस हो जिसके आधार पर आप इसे अलग कर सकते हो। कोई ऐसा बेस हो आपके पास जिसके आधार पर आपने अलग किया जा सकता हो, तब तो ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखिए दूसरा केस क्या होता है, जब मिश्रित जो किराया है प्राप्त किया जाए वो अलग अलग नहीं किया जा सके। जब आप मिक्स किराया जो आप प्राप्त कर रहे हो इस प्रकार से, तो आपके पास में कोई बेस नहीं है कि उसे अलग अलग कर दिया जाए। जैसे कि आप मान लीजिए कि मैंने फ्लैट वगैरह मेरा दिया अपना, लेकिन उसके अंदर जो फर्नीचर है वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कसा हुआ है, उसको मैं अलग नहीं कर सकता, और फर्नीचर में निकाल नहीं सकता, टीवी वगैरह सब मेरी फिक्ट है उसमें मैं निकाल नहीं सकता। और मेरे को मेरी इस फैक्ट्री चलती आ रही है कि मैं मतलब उसको सीधे ही मैं 12,000 महीने किराए पे देता हूँ, तो मेरे को नहीं पता उसमें मेरा फर्नीचर किराया कितना है और बिल्डिंग का किराया कितना है, मैंने ये तय नहीं कर रखा है। तो इस केस के अंदर फिर हम उसको अलग अलग करना, अलग अलग नहीं मानेंगे। एक केस इसमें ये हो गया। दूसरा केस क्या होता है इसके अंदर, कभी कभी ऐसी एसेट्स भी होती है, ऐसी आपके पास में हाउसेस वगैरह हैं जिनको आप बिना सुविधा के दे ही नहीं सकते। बिना सुविधा के उन्हें कोई लेगा ही नहीं, फैसिलिटीज़ के विदाउट फैसिलिटी कोई भी उन्हें लेगा ही नहीं। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास में सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल के अंदर मान लीजिए आप खाली मकान बिल्डिंग उसे दे दोगे तो किराए पे नहीं लेगा। सिनेमा हॉल के लिए उसे वैसे ही स्टाइलिश बना हुआ फर्नीचर चाहिए, वही म्यूजिक सिस्टम चाहिए, वही पर्दा वगैरह सब कुछ चाहिए जिसके ऊपर वो डिस्प्ले कर सके वही फिल्म चल रही है। तो सिनेमा हॉल का किराया वो इसके अंदर सिनेमा हॉल नहीं आ सकता। वैसे ही फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में केवल टीन शेड लगाकर आपको फैक्ट्री दे दी, भाई आप इसमें कुछ भी कर लीजिए, तो हमारे लिए काम की नहीं है। कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, यदि उसके अंदर फैक्ट्री को फैक्ट्री कहलाएगी नहीं। फैक्ट्री कब कहलाएगी, फैक्ट्री तब कहलाएगी जब उसके अंदर पहले से मशीनें लगी हो, जिस पर्टिकुलर जैसे वहाँ टेबल बनती हो, चाहे वहाँ कपड़ा बनता हो, उस तरह की मशीन लगी हो। तो उन मशीनों के बिना कोई उसने लेगा ही नहीं, क्योंकि उसे फैक्ट्री ही चलानी है वहाँ पर। तो मशीनों के बिना उसका कोई मतलब ही नहीं है। सिनेमा हॉल के अंदर है ना, कि विदाउट कुर्सियों, प्रोजेक्टर और जो कैमरा वगैरह, म्यूजिक वगैरह, उसका बिना कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जा रहा है आपको यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, आपको समझ आ गया कि फैक्ट्री, सिनेमा हॉल है, तो कुछ इस तरह की जो बातें हैं इनको हम क्या अलग नहीं कर सकते, हम चाहकर भी इनको क्या करते हैं अलग नहीं कर सकते हैं। तो इनका किराया क्या करता है हमारे पास में जो आएगा वो उसके साथ जुड़ा हुआ ही आएगा, जो फैसिलिटी जो वैल्यू है उसके साथ में जुड़ा हुआ आएगा। और पहले केस में क्या था कि हम अलग अलग कर सकते हैं तो अलग अलग कर देंगे, लेकिन मान लीजिए कभी कभी अलग नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास में परेशानी हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास में, कि इस केस के अंदर जो केस नंबर बी है जो हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, कि हम कौन से हेड में हमारी इनकम को टैक्सेबल माने। तो हम दो हेड में यहाँ पर टैक्सेबल मान सकते हैं, कि एक तो हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मान सकते हैं कि हाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल मानिए अपनी इनकम को। रेंट पे नहीं मानेंगे हम, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस, क्योंकि हम यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। या फिर आप क्या में मानेंगे, आप अदर सोर्स में मानिए, अदर सोर्स में मानिए। पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसी में मानो, आप किसी में भी मान सकते हो। यदि फैसिलिटीज़ की वैल्यू अलग अलग दी, फैसिलिटीज़ को आप अलग कर सकते हो तो हमेशा अदर सोर्स में आएगी। लेकिन इस केस में जहाँ फैक्ट्री, सिनेमा हॉल की बात की जा रही है, तो ये क्या माना जाएगा कि ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होनी चाहिए, वहीं पर टैक्सेबल होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि आपको 8,000 रुपये के अंदर फैक्ट्री किराए पे दी जा रही है और 8,000 फैक्ट्री किराया, इसमें 5,000 रुपये तो फैक्ट्री किराया है और 3,000 मशीनों का किराया है। 5,000 फैक्ट्री किराया और 3,000 मशीनों का किराया है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 5,000 रुपये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और ये अदर सोर्स टैक्सेबल होगा। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते, चाहे भले ही अलग अलग दिए हुए हैं अपन को, ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसके बिना जो मशीन है यदि ये नहीं मिलेगा तो फिर ये भी किराए पे नहीं जाएगा। इसको कौन लेगा फिर? खाली खाली टीन शेड कौन किराए पे लेगा? तो मशीनों की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो इस कारण फिर ये तो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन पूरे 8 के 8,000 वहाँ टैक्सेबल होंगे या फिर आपके लिए टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों हेड में किसी में टैक्सेबल हो सकते हैं आपके लिए। अब एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी इनकम्स आपको बताई गई है जो क्या है आपके एग्जेम्प्ट है, आपके लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं देने की जरूरत है। जैसे पहला बताया गया कृषि भूमि पर बना मकान जिसका प्रयोग कृषि में होता है। आपके पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड के वहाँ पर पढ़ा था कि यदि कोई कृषि भूमि है उस पर लगा हुआ कोई मकान है तो वो भी हम कृषि में के अंदर ही मानेंगे और इस कारण वो टैक्सेबल नहीं होगा। भूतपूर्व राजा के महल का वार्षिक मूल्य यदि किराए पर न हो, तो यदि क्या होता है कि वार्षिक मूल्य क्या है वसूल किया जाता है भूतपूर्व राजा से, इसका वार्षिक मूल्य ये आ रहा है, तो अकॉर्डिंग हमारे पास टैक्स वगैरह एलोशन की म्यूनसिपलिटी हिसाब से टैक्स वगैरह लगाते हैं। लेकिन उसने यदि इसको किराए पर नहीं दे रखा है तो उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। करदाता के स्वयं बिजनेस में प्रयोग मकान, तो ऐसी ये पहले बताया गया, यदि मान लीजिए आपका खुद का ही ऐसे से खुद का मकान है और बिजनेस में प्रयोग कर रहा है तो वो फिर वो बिजनेस से माना जाएगा, ना ही खुद को किराए पर दिया हुआ माना जाएगा। विशेष संस्थाएं, स्पेशल जो इंस्टीट्यूट हैं, संघ यूनियंस हैं, स्थानीय सत्ता मतलब लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ का डेफिनेशन क्या थी आप याद कीजिए। लोकल बॉडीज़ होती थी जैसे आपका जीडी हो गया, नगर निगम हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर न्यास हो गया, नगर पालिका हो गई, ये और गाँवों के अंदर जाएंगे तो पंचायती राज हो गया, पंचायत समितियाँ हो गई। तो ये सब आपके लिए लोकल बॉडी लोकल सत्ता कहलाया करती थी। तो इन लोकल बॉडीज़ को के मकान से जो भी आय हमें मिलेगी वो यहाँ पर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, वो टैक्स फ्री है, उसको देने की नहीं है। जैसे ए में लिखा हुआ कि धार्मिक पुण्यार्थ ट्रस्ट कैसे कोई प्राप्त किया, कोई ट्रस्ट है ऐसी जो धार्मिक पुण्य कार्यों में लगी हुई है, कोई श्रम संघ है जो लेबर यूनियन है वहाँ से, लोकल बॉडी से, विपणन प्राधिकरण है, मार्केटिंग अथॉरिटी से, इन सब से यदि आपको किराया मिलता है तो टैक्स फ्री रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो मकान क्रय विक्रय का कार्य करता है, मतलब कोई ऐसा बिजनेस व्यापारी, यहाँ पर ये बताया गया है कि एक व्यापारी है जो साल भर में मकान बनाने का और बेचने का कार्य करता रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो मकान बनाने का क्रय विक्रय करता है, खरीद लेगा बना लेगा, चाहे मकान बनाने का है। अब मान लीजिए मकान बनाकर तो इसने तैयार कर लिया लेकिन किसी कारण से वो बिक नहीं पा रहा है टाइम पर। वैसा बहुत सारी बार होता है, जैसे फ्लैट्स वगैरह हो गए, ये बड़े बड़े फ्लैट्स हो गए तो 1 साल में बिकते नहीं, 10 साल में नहीं बिकते हैं। तो उस केस में जब वो नहीं बिकता है तो क्या करता है, उसको किराए पे स्टार्ट कर देता है, क्या किराया है कम से कम मुझे। तो मकान बनने के 1 वर्ष तक तो जो किराया जो मिल रहा है ना वो इस हेड में टैक्स मतलब करमुक्त होंगे, इस हेड के अंदर टैक्सेबल ही नहीं होंगे 1 साल तक तो, और 1 साल के बाद में वो इसी हेड में टैक्सेबल होंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना वापस कि मान लीजिए आप ऐसे व्यापारी हो जो मकान का निर्माण करके मकान खरीद कर आप बेचने का काम करते हो, मतलब मकान का क्रय विक्रय आप कर रहे हो, आप हाउस को बेचते हो कर रहे हो, आपके पास में स्टॉक हाउस कहलाते हैं, और आपके पास 10-20 मकान हमेशा पड़े रहते हैं और उनको आप बेचते रहते हो। अब इस केस में क्या हुआ, आपके मकान बिक रहे नहीं थे, कोविड आ गया, कोरोना कारण में मकान नहीं बिक रहे, तो आपने सोचा कि क्यों ना मैं इसको किराए पे ही चला दूं। तो आपने किराए पे चला दिया, उस मकान से जो किराया मिल रहा है वो 1 साल तक तो मकान बनने के जो मकान आपका बनकर तैयार होता है उससे 1 वर्ष तक तो एग्जम्प्ट होगा, करमुक्त होंगे वो तो। लेकिन इसके बाद में भी वो किराए पे दिए हुए रहते हो आप कंटिन्यू, तो वो आप इसी एड में टैक्सेबल होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट नोट देखिए सुनिए, मकान कर या निर्माण करके बेचने से इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल है। जैसे मकान का खरीद कर किराया से नहीं मिल रहा, मकान का क्रय विक्रय कर रहे हो तो आप तो बिजनेस कर रहे हो, फिर तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होंगे। मकान को बेचने से जो आय होती है वो कैपिटल गेन है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। मतलब क्या है, आपके पास में एक ही मकान था, आप व्यापार नहीं करते मकान खरीदने बेचने का, लेकिन आपने उसे बेच दिया। ठीक है, आपने उसे बेच दिया तो इस कारण आपको जो गेन होगा वो कैपिटल नेचुरल गेन होगा, क्योंकि आपने बड़ी संपत्ति कैपिटल एसेट्स आपने बेची है। तो दोनों में डिफरेंस है। ऊपर तो क्या आपका पर्पज़ ही ये रहता है कि आप हर बार मकान खरीद कर बना कर बेचते रहते हो, तो ऊपर वाला तो केस ही है। नीचे वाले केस में आपने आपका 1 मकान 2 मकान था जो भी आप बिना इस उद्देश्य से लिया था कि हम भी फ्यूचर में बेचेंगे, फिर आपको बेचना पड़ गया, तो वहाँ कैपिटल गेन होगा। सभी वेस्टियों HUFs के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी बात की जाएगी और HUFs की बात की जा रही है, इनका आवासीय जो मकान था उसका मूल्य हमेशा शून्य माना जाता है। जो वार्षिक मूल्य यहाँ कर लेना, वार्षिक मूल्य एनुअल वार्षिक जो मूल्य है वो शून्य माना जाएगा, परंतु ये करमुक्त नहीं होता है। मतलब करमुक्त इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी इनकम टैक्स माइनस में चल जाती है। यहाँ पर आपको जैसे मान लिया आपने लोन लिया हुआ है तो लोन की अमाउंट है वो माइनस में हो जाएगी। इसलिए तो आपने कभी सुना होगा ना कि आपको सैलरी है, सैलरी आपकी आ रही है, आपको टैक्स से बचाने के लिए लोग बाग हाउसिंग लोन ले लेते हैं।
ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता और हाउस भी बन जाता है। तो वो माइनस की इनकम यहाँ से चल जाती है, वो ऋणात्मक इनकम होती है। वो हम बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे हमारे, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आपको फिलहाल ये जो पॉइंट है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हिसाब से पॉइंट बन रहा है कि आपके वहाँ क्वेश्चन आता है कि जो वार्षिक मूल्य है, जो मकान का जो वार्षिक मूल्य है वो शून्य माना जाएगा, वो जीरो हो सकता है। किस किस के लिए हो सकता है, वो वहाँ लिखेगा कंपनी के लिए हो सकता है, HUF के लिए हो सकता है, इंडिविजुअल्स के लिए हो सकता है, ट्रस्ट के लिए हो सकता है, ऐसे ऑप्शन देगा। फिर आपको जो आप टिक करेंगे कि A और B, जैसे 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है और 4 नंबर है, 5 लाइन लिख देगा वो। तो आपका आंसर होगा कि 2 व 3। ठीक है ना। किस किस के लिए मूल्य शून्य हो सकता है, इंडिविजुअल्स के लिए शून्य हो सकता है और HUFs के लिए शून्य हो सकता है, और किसी के लिए शून्य नहीं होगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही लूँगा मैं। और मैंने यह कोशिश करी कि आपने बेसिक इंट्रो पढ़ाया मैंने, आप इसे इतना इजी नहीं माने। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पॉइंट्स छुपे हुए हैं। आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखें, आराम से समझें। और फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये चीज़ बताइए सर। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद कल हम इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन सेट करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये नोट से काम में आएंगे आपके।